नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि यदि कॉलेज में आप लोग आते होते तो शिक्षक दिन मनाया गया होता। हर साल हम शिक्षक दिन मनाते हैं और उससे पूर्व तो इतनी तैयारियां होती है। 15 दिन पहले नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद विद्यार्थी जो अंतिम वर्ष में हैं सेम 5, 6 उनको जो है मौका दिया जाता है शिक्षक बनने का, और वो हमारे पास से टेक्स्ट बुक वगैरह ले जाते हैं, मार्गदर्शन जो है प्राप्त करते हैं और फिर शिक्षक दिन के दिन बहुत ही अच्छी तरह से वो क्लास में पढ़ाते भी हैं। आज जो है एक सूनापन लग रहा है, मगर हम भीतर से आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो स्वप्न है, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं और आपका जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण हो, और उसके साथ साथ आप रोग मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकें। यदि थोड़ी सी भी दिक्कतें आपके जीवन में आए, वो शारीरिक रूप में हो, आर्थिक रूप में या किसी भी रूप में दिक्कतें आए, मुश्किलें तो हर एक के जीवन में आती ही है, मगर उन मुश्किलों का सामना आप बहुत ही हिम्मत से करें। इस शुभकामना के साथ हम ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं। हिंदी प्रथम गौण CE 102 अर्थात पेपर 2 हिंदी कहानी के इतिहास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदी कहानी के इतिहास को समझने से पूर्व हमने हिंदी साहित्य यानी साहित्य क्या है उस पर प्रकाश डाला, और हिंदी कहानी के इतिहास को किन प्रकार 4 युगों में हम बांट सकते हैं उसकी हमने चर्चा की थी। विद्यार्थी मित्रों, हम हिंदी कहानी के इतिहास पर इसलिए प्रकाश डाल रहे हैं क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक हिंदी कहानी है, और आधुनिक हिंदी कहानी को समझने से पूर्व आपको वो कहानी क्या है और पहले के युग में कैसी कहानियाँ लिखी गई थी वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने युगों के मुताबिक आपको हिंदी कहानी का स्वरूप कैसे बदलता जा रहा है और किस प्रकार कहानी का विकास होता जा रहा है उस पर हमने चर्चा की थी। सबसे पहले भारतेंदु युग एक शुरुआती युग है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के अन्य कहानीकारों ने शुरुआती कहानियाँ लिखने की शुरुआत की। हो सकता है कि ये प्रारंभिक कहानियाँ थी जिससे कहानी के सभी तत्व उसमें विद्यमान नहीं होंगे, मगर बंगला, फारसी और अंग्रेजी कहानियों का हिंदी में अनुवाद हुआ, यानी अनुदित कहानियाँ लिखी जाने लगी और वैसे ही कहा जाता है कि वैसी होने लगी। कहानी के तत्व जो बहुत पूरी मात्रा में पहले की कहानियों में नहीं थे, वो धीरे धीरे समावित होते गए। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के बारे में भी विद्यार्थी मित्रों हमने कहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करने के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार कहानी के विकास क्रम को आगे बढ़ाया। अपनी पत्रिका में अन्य कहानीकारों के कहानियों को उन्होंने लिया और इस प्रकार से अच्छे कहानीकार हमारे सामने आए। उसके बाद प्रेमचंद का युग शुरू हुआ। प्रेमचंद और प्रसाद के आगमन से ही एक कहानी की समृद्ध परंपरा जैसे हमारे सामने आई। कह सकते हैं कि अच्छी तरह से यह कहानी के सभी तत्वों को समाविष्ट करती हुई कहानियां प्रसाद एवं प्रेमचंद के युग में लिखी गई। प्रेमचंद की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि जिनकी कथावस्तु पर मैं संक्षिप्त में आपको प्रकाश डालूंगी, तो उसी कथावस्तु से आप समझ जाएंगे कि प्रेमचंद कितने बड़े सम्राट थे। उनकी कहानी भी आपके पाठ्यक्रम में है। जयशंकर प्रसाद की कहानी भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही व्यक्ति के अंतर्मन को पकड़ने वाले और मनोवैज्ञानिक धरोतल पर लिखने वाले, निजी संवेदना को अभिव्यक्त करने वाले थे। और यहाँ तक केवल निजी संवेदना नहीं, मगर उस निजी संवेदना को
संयमित रखकर किस प्रकार राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति होती है और उस अंतर्द्वंद का सामना क्या होता है, प्रसाद की कहानियों में देखने को मिलता है। और इसी से उनका अंत जो है वो एक अलग प्रकार का होता है। हमने कल अंत के बारे में समझाया था, कहानी का अंत सुखांत है या कहानी का अंत दुखांत है, उस पर हमने बात की थी। आपको ये भी मैं बात करना चाहूँगी, ये बताना चाहूँगी कि जयशंकर प्रसाद कहानी हो, उपन्यास हो या नाटक हो, उस रचना का अंत इस प्रकार से करते थे जिससे पाठक उस रचना को पढ़ने के बाद सोचते रह जाते हैं कि अब क्या होगा। यानी वैसे कह सकते हैं कि निश्चित अंत नहीं बताते थे, अंतर्द्वंद से पीड़ित उस व्यक्ति का चित्रण बताते थे, फिर उसके बाद उसने क्या निर्णय किया वो नहीं बताते थे। वो पाठक को समझना होता है उसके चरित्र के विकास के साथ साथ। और इसी कारण जयशंकर प्रसाद ने जैसे अपने ही नाम से अंत करवाया, जिसको कहा गया प्रसादांत, प्रसाद वत्ता अंत क्या होगा, प्रसादांत। तो फिर ये बहुत प्रसिद्ध हो गया ये शब्द। और जिन कहानी और नाटक और उपन्यास जो जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं और उनका अंत निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, उसे क्या कहा गया, प्रसादांत कहा गया। तो अपने ही नाम पर एक अंत करवाना, एक अलग परंपरा का विकास करना, ये प्रसाद की बहुत जो है काबिलियत हम कह सकते हैं। और उसी के कारण प्रसादांत कहानियाँ और नाटक और उपन्यास जो रहस्यमय, अंत तक रहस्यमय बने रहते हैं, वो चलने लगे, वो परंपरा आगे बढ़ने लगी। तो प्रसाद के बारे में ये बात आपको जानकारी उसकी हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद मैंने आपको कहा कि किस प्रकार प्रेमचंद की शुरुआती कहानी आदर्श उन्मुख थी, उसके बाद यथार्थ की तरफ मुड़ती हुई उनकी प्रमुख कहानियाँ जो है यहाँ मैंने आपको बताया था। धीरे धीरे विभिन्न वर्ग के जनजीवन का भी चित्रण प्रेमचंद की कहानियों में होने लगा। और प्रेमचंद की कहानियों पर तो इतने संशोधन हुए, इतनी आलोचना हुई कि कहा जाता है कि एक कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। जो प्रेमचंद के बारे में लिखना चाहते हैं, ऐसे समीक्षकों की, ऐसे आलोचकों की बहुत सारी आलोचनात्मक पुस्तकें उपलब्ध है, क्योंकि प्रेमचंद का विषय इतना विस्तृत था कि सब लोग उस पर संशोधन करने लगे और बहुत सारी आलोचनात्मक समीक्षात्मक पुस्तकें लिखने लगे। और ऐसे आलोचक और समीक्षक में से एक रामस्वरूप चतुर्वेदी भी थे, और उनकी बात भी हमने कल कही थी कि उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है। कफन कहानी के संदर्भ में भी हमने कहा था कि जो वो एक वैश्विक कहानी बन गई है। कहानी को आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा ताज्जुब भी होगा कि ये कहानी वैसे तो सामान्य लग रही है, मगर जब आप उसकी समीक्षा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये कहानी कितनी मार्मिक है। विद्यार्थी मित्रों, कुछ वर्षों पहले हमने इस कफन कहानी का नाट्य रूपांतर कॉलेज में करवाया था। प्रेमचंद की जन्म जयंती पर हम प्रेमचंद की जन्म जयंती मनाते हैं, उस वक्त ये कफन कहानी का नाट्य रूपांतर करवाया था और बहुत ही बखूबी से। उस वक्त तो केवल गर्ल्स कॉलेज ही थी, महिला कॉलेज ही थी हमारी कॉलेज। तो लड़की घिसू और माधव जो पुरुष पात्र है वो लड़की ही बनी थी, और किस प्रकार बुद्धिया जो है वो मर जाती है और घिसू माधव उसकी कफन के जो पैसे आते हैं उसके कफन के, उसे उड़ा देते हैं, उस पर पूरी कहानी है। तो उसका नाट्य रूपांतर किया गया था। शुरुआत में हमें उस कफन कहानी के घिसू और माधव पर क्रोध उत्पन्न आता है, मगर जब पता चलता है कि वो ऐसे क्यों हो गए हैं, तो समाज की उस परंपरा से फिर आपको क्रोध आएगा और आपके मन में भी उसके प्रति, यानी समाज की रूढ़ परंपरा, समाज के शासक, समाज के उच्च वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होगी। तो कहानी का मर्म जो है वो प्रेमचंद ने बहुत ही बखूबी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी उसने कहा था कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीन ही कहानी से वे
प्रसिद्ध हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था कहानी में, एक सैनिक जो है, सिख सैनिक, वो किस प्रकार अपनी बहादुरी और चालाकी से अपने सैनिकों की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, यानी कि जिस देश के खातिर वो लड़ने के लिए गया है उसकी रक्षा करता है, और साथ साथ बचपन का जो प्रेम है वो उसके भीतर किस प्रकार से संवेदना से भरपूर हो गया है, और वो वचनबद्धता के खातिर, उस प्रेम के खातिर किस प्रकार अपनी जान की बलि देता है, उस पर यह रोमांटिक कहानी लिखी गई है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी कहानी का विकास इस प्रकार से किया। उसके बाद विश्वंभर नाथ कौशिक की कहानी, जिसमें वह प्रतिभा के साथ साथ ताई कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है, और उसके बारे में भी मैंने कल चर्चा की थी। उनके अलावा बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन पांडे, बैचन शर्मा, उग्र उनका उपनाम है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि जो है वो प्रमुख कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब शुरू होता है वर्तमान युग। विद्यार्थी मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान युग यानी क्या। जैसे अब तक हमने जिन कहानी का विकास क्रम आपके सामने प्रस्तुत किया वो आधुनिक युग ही था। आधुनिक युग के पहले तो गद्य का जन्म ही नहीं हुआ था, हमारे साहित्य में गद्य लिखा ही नहीं जाता था। आधुनिक युग के बाद ही, आधुनिक युग में ही कहानी का विकास हुआ, और उसी आधुनिक युग को हमने 4 कालों में बांटा। उसमें वर्तमान युग यानी हमारे 10-15 साल पहले से लेकर अब तक के समय तक की बात है। हमने निश्चित समय को बद्ध होकर आपको नहीं समझाया, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि जो अभी का युग चल रहा है वही है वर्तमान। और 20 साल पहले की बात हो, भले वो आधुनिक युग में हो, तो वो मैंने आपको कहा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, वो सब 20, 30, 40, 50 साल पूर्व। वर्तमान युग जो है उसमें यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही है कि वर्तमान युग में किसी पात्र को लेकर, किसी घटना को लेकर, या किसी विशेष कोई विचार को लेकर नहीं, मगर एक सामान्य जनजीवन से प्रेरित संवेदना को लेकर कहानियाँ लिखी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी मित्रों। जैसे बदनाम, अब बदनाम तो एक भाव है, कोई हमें बदनाम करता है तो एक प्रकार का ये भाव है। सुख भी एक प्रकार का भाव है, यानी कि एक प्रकार की वृत्ति है। मोती, पिंजरा, ये सब चीज वस्तुएं हैं। और ऐसे शब्दों को लेकर जब कहानी रची गई तो विद्यार्थी मित्रों आपको ताज्जुब होगा कि कोई प्रमुख पात्र नहीं है, कोई प्रमुख घटना नहीं है, और एक ऐसे सामान्य वस्तु के शीर्षक से कहानी लिखी गई। मगर आपको मैं ये विदित करना चाहती हूँ कि ये कहानियाँ भले इस नाम से लिखी गई, मगर इस नाम में भी प्रतीक है, यानी ये प्रतीकात्मक शीर्षक है। जैसे ज्ञानदान, ज्ञानदान यानी जो विद्या का दान करता है, ज्ञान का दान करता है, तो उस पर यदि कोई कहानी रची गई है तो उसमें प्रमुख पात्र भी होंगे, प्रमुख घटना भी होगी, मगर शीर्षक इसलिए ये रखा है कि कोई ना कोई प्रतीक कहानी में होगा। हलाल का टुकड़ा, चित्रकार की मौत, जादूगरनी, खिलौने। अब यहाँ मैं खिलौने कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूँ तब आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पुराने पाठ्यक्रम में ये खिलौने कहानी थी ही। और खिलौने कहानी में क्या होता है कि पति पत्नी दोनों अपनी नौकरी में इतने व्यस्त है। ये बहुत ही आधुनिक युग की कहानी है, और उसमें भी मेट्रो सिटी यानी जो बड़े बड़े शहर है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, अहमदाबाद, जहाँ पति और पत्नी दोनों कमाते हैं। कमाना ही पड़ता है, इतनी महंगाई होती है वहाँ। गांव की तरह नहीं कि बहुत ही सस्ता अनाज और जो है सब कुछ जो जीवन ज़रूरियात की जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाए। वहाँ उसको प्राप्त करने के लिए भी बहुत कमाना पड़ता है। तो खिलौने कहानी में माँ और पिता यानी कि माता पिता दोनों कमा रहे हैं, तो उसका बेटा जो है जिसका नाम था पप्पू, वो बहुत ही एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से अकेला पड़ जाता है।
उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो दोस्तों के साथ खेल भी नहीं सकता, क्योंकि उस पर भी पाबंदी है। मेट्रो सिटी में यदि दोस्तों के साथ खेले और यदि झगड़ा हो जाए और कुछ अनबन बन जाए तो माँ बाप तो नौकरी पर गए हैं, तो इसलिए वो खेल भी नहीं सकता। टिफ़िन में भी बहुत कम, जैसे सैंडविच जैसी चीज़ या ब्रेड बटर जैसा दिया जाता है, जो बच्चों के सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, मगर क्या करें, सुबह बहुत जल्दी उठकर उसकी माता को जाना होता है, रसोई का टाइम नहीं है। ये सब बातें जब कहानी में बताई गई, तब एक छोटा सा खिलौना जब उनके मित्र लेकर आते हैं तो उस खिलौने को उसे खेलने नहीं देते। किसको? उस बच्चे को, पप्पू को, क्योंकि नियम है कि इतने बजे सो जाना है, इसके इतने बजे उठ जाना है। तो उस नियम के मुताबिक यदि वो नहीं सोएगा तो दोनों पति पत्नी की नौकरी में भी देर हो जाएगी, सुबह उठने में भी देर हो जाएगी, वो नहीं उठ पाएगा बच्चा। तो इस प्रकार से उसको एक खिलौने की तरह वो बच्चे को रखते थे। वैसे कहानी में क्या है कि उनके मित्र जो है वो खिलौने लेकर आए हैं और वो खिलौना उन्हें खेलने नहीं देते। आपको लगेगा कि ये खिलौने पर से शीर्षक क्यों रखा है, मगर यहाँ कहानीकार ने पूरी कहानी में कहीं भी नहीं बताया कि पप्पू एक खिलौना है, मगर आपको समझना है कि जैसे उनके माँ बाप अपने बच्चे को एक खिलौने की तरह रखते हैं। चाबी से घुमाया खिलौने को तो खिलौना नाचने लगा या दौड़ने लगा, जैसे उसकी चाबी बंद कर दी वो खिलौना बैठ गया। एक प्रकार का यंत्रवत जीवन वो खुद जीते हैं और बच्चों को भी जिलाते हैं। तो ये बात यहाँ प्रतीकात्मक रूप में है और इसी कारण खिलौने शीर्षक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन सभी शीर्षकों से जब ये कहानियाँ प्रस्तुत की गई है तो कोई ना कोई प्रतीक या कोई ना कोई ऐसी सांकेतिक बात उस कहानी में होती है। तो ये है वर्तमान युग। अब वर्तमान युग में प्रमुख पात्र के ऊपर कोई कहानी नहीं रची जाती या प्रमुख पात्र को लेकर शीर्षक नहीं रचा जाता, मगर उस पात्र की मनस्थिति के आधार पर शीर्षक रचे गए। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ वर्तमान युग में इतनी प्रसिद्ध हुई कि जो मनोवैज्ञानिक धरातल पर आज के यंत्रवत जीवन को लेकर, वर्तमान युग की समस्या को लेकर बहुत ही अच्छी श्रेणी में गिनी जाती है। और इसी कारण जो भी कहानियाँ प्रसिद्ध है वर्तमान युग की, उनका नाम यहाँ दिया गया है। पिंजरा, पाषाण, मोती, दूल्हा, मरुस्थल, गोखरू, खिलौने, चट्टान, जादूगरनी, चित्रकार की मौत, हलाल का टुकड़ा, कुछ न समझ सका, पराया सुख, ज्ञानदान, बदनाम, जबरदस्ती आदि। इन वर्तमान युग के प्रमुख कहानीकारों का नाम भी दिया गया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जीपी श्रीवास्तव, हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेव गौड़, बेढ़ब बनारसी, अजीम वेग जुगदाई, जयनाथ नलिन। और इसके अलावा स्त्री विमर्श में भी बहुत सारी कहानी लेखिकाएं हैं कि जिन्होंने इस वर्तमान युग में आधुनिक युग की समस्या को लेकर कहानियाँ रची। अब इस वर्तमान युग में सर्वप्रसिद्ध यदि साहित्यिक विधा हुई है तो वो है कहानी, और वो कहानी वर्तमान युग की किन किन पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है उनका यहाँ निर्देश दिया है। तो सारिका, कादम्बिनी, नई कहानी, ये पत्रिकाएं हैं। मैंने आपको विद्यार्थी मित्रों पहले ही कहा था कि जिस प्रकार न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसी प्रकार हिंदी की पत्र पत्रिकाएं शैक्षणिक संस्थाओं में, फिर अन्य लाइब्रेरी में जो है उसका वितरण होता है और वो प्रकाशित होती है, जिसमें साहित्य के बारे में वर्तमान युग के लेखकों को उभारा जाता है, वर्तमान युग की समस्या का अंकन होता है। तो उनमें से हिंदी की कौन सी प्रसिद्ध पत्रिकाएँ हैं? तो सारिका, कादम्बिनी, नई कहानी, हिंदुस्तान, धर्मयुग, कथादेश, अन्यथा, कथाक्रम, अपेक्षा, तहलका, परिचय, वसुधा, पहल, लम्ही। ये जो कहानी है पहल ज्ञान रंजन की है, यानी ज्ञान रंजन नामक लेखक है। तो बहुत सारे लेखकों ने पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया, जिससे वे अपनी अभिव्यक्ति तो कर पाए मगर उनके साथ साथ दूसरे लेखक भी अपनी अभिव्यक्ति को वहाँ टाँक सके। सन 60 के बाद, 1960 की बात है, 1960 के बाद कहानियों में इस युग की दौड़ धूप भरी जिंदगी के किसी एक निश्चित पहलू या क्षण को समाहित किया गया। युग की बौद्धिकता और सूक्ष्म चिंतन की प्रवृत्ति के अनुरूप ही कहानियाँ भी दिन प्रतिदिन सूक्ष्म और बौद्धिक होती जा रही है।
आपको मैंने कहा कि एक सामान्य बात जो हमें बहुत नॉर्मल लग रही है, जैसे मैं आपको कहूँ कि पति पत्नी के संबंधों की बात, बहुत ही पति पत्नी के संबंधों से लेकर बच्चों की समस्याओं को लेकर बहुत ही कहानियाँ रची गई वर्तमान युग में। उसमें से एक सामान्य में बात कहूँ कि पति पत्नी अपना जीवन जी रहे हैं, शांति से जीवन जी रहे हैं, दंपति बाह्य रूप में बहुत ही सुखी लग रहे हैं। मगर हो सकता है कि दो पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, मगर 10, 15, 20 सालों के बाद भी उन्हें अपने जीवन साथी का कोई भी मनपसंद रंग हो, मनपसंद खाना है या उसकी रुचि किस में है वो पता ना हो। आप सोचिए, मैं विद्यार्थी मित्रों आपको ही कहूँगी कि आपके 18, 19, 17, 20 जितने भी साल हुए, 17 से लेकर 20 साल की उम्र में आप लोग हैं, आपने अपने माता पिता के साथ इतने साल यानी 17 साल तो व्यतीत किए ही। क्या आपको अपनी माता जो है उसका मनपसंद कलर यानी रंग, उसकी रुचि किस खाने में है, कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है, कौन से कपड़े उन्हें अच्छे लगते हैं। चलो गांव के बच्चे हैं तो गांव में भले एक ही पहनावा होता है अपनी माता का, मगर उसके साथ साथ खाने से लेकर बहुत सारी बातें हैं। क्या आपको पता है, मैं हर साल विद्यार्थी मित्रों को पूछती हूँ और उनमें से यदि 30-40 स्टूडेंट या 70 यानी 70 स्टूडेंट बैठे हो, उसमें से 1 या 2 विद्यार्थी हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हाँ हमें पसंद है, हमें पता है। तो जब आप अपने माँ बाप जो आपकी सभी रुचि को ध्यान रखते हैं कि मेरे बेटे को कौन सा जो है खाना पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है, ये जब वो आएगा तब उसको ये क्या पसंद है, उसको कैसे कपड़े चाहिए, ये वो सब कुछ ध्यान अपने माँ बाप अपने बच्चों का रखते हैं। मगर जब बच्चे बड़े होते हैं, आप 5 साल के बाद तो समझदार हो ही गए हैं कि अपने माँ बाप को धीरे धीरे समझ पाए, मगर फिर भी आप नहीं जानते। तो अब इस बात का आपको मन में कोई दुख भी नहीं होगा और आपको किसी ने आपके माँ बाप ने भी आपको नहीं कहा होगा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, उसमें क्या है, तुम्हें नहीं पता है। तो आपके माँ बाप भी उस दृष्टि से उस चिंतित नहीं होंगे, या उन्होंने कभी आपको कहा भी नहीं होगा कि बेटा तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है, नहीं कहा होगा, क्योंकि वो तो उदार दिल के होते हैं, उनको तो इन बातों की पड़ी भी नहीं होती। मगर ये बात कितनी सामान्य लगती है, मगर है गंभीर। क्यों? क्योंकि जिनके साथ उसी प्रकार पति पत्नी की बात है कि जो जिंदगी बिताते हैं एक दूसरे के साथ और अपने जीवन साथी को क्या पसंद है वहाँ तक उन्हें नहीं पता। केवल पसंद है ये जानना जरूरी नहीं है, उसके अंतर्मन को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस बात से ये गुस्सा हो जाती है, किस बात से यह खुश हो जाती है। यहाँ तक वह बोलती नहीं, मगर वो किस बात से पीड़ित है वो पति या पत्नी एक दूसरे के लिए समझते नहीं हैं। और तब जब बौद्धिक स्तर की बात आती है, मैं बहुत ही सूक्ष्म बात आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ विद्यार्थी मित्रों, आप ध्यान से सुनिएगा। जब ये बौद्धिक स्तर की बात आ जाती है तब ये पीड़ा बन जाती है। बौद्धिक स्तर की बात आ जाती है, उसका मतलब ये है कि जब पति या पत्नी ये समझने लगते हैं कि अब मेरा अस्तित्व है, मैं पत्नी के लिए या पति के लिए तो जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मगर मेरा खुद का भी अस्तित्व है। जब उसे ये पता चल जाता है और वो बुद्धि की तरह धरातल पर अपने अस्तित्व को पहचानने लगता है, और तब जब उसका पति या पत्नी उसे महत्व न दे तब उसे पीड़ा होती है। क्या होता है कि गांव में या किसी भी जगह ज़्यादातर स्त्रियां पति के कहने पर, पति के चरणों में पति जो भी कहता है उसी के आधार पर रहती है, उसकी अपनी कोई निजी इच्छाएं नहीं होती। मगर ये तो आधुनिक युग है जहाँ स्त्रियां और पुरुष दोनों शिक्षित हो गए हैं। शिक्षित होने के साथ साथ बौद्धिक स्तर पर वो अपनी अपनी बातों को समझ पा रहे हैं, और जब अपने अस्तित्व की बात समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ जीवन बिताता है वह उसे यदि न समझे
तो उसे दुख होता है, और वो पीड़ा जो है वो अंतर मन में उसको इस प्रकार से खा जाती है कि जो वो अभिव्यक्त नहीं कर पाती और वो साहित्य में अभिव्यक्त हो जाता है। आज आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक जैनेंद्र की पत्नी कहानी है। उस पत्नी कहानी में सामान्य स्त्री जो केवल और केवल पति की सेवा करती है, पति का खाना बनाती है, पति स्वतंत्रता के आंदोलन में एक सेवक के रूप में क्रांतिकारी है, पति का तो बहुत सारा कर्तव्य है देश के लिए, पत्नी का तो एक ही धर्म है कि पति आए तो उसको खाना गरम गरम देना बस, और उसको और कुछ चाहिए भी नहीं पत्नी को। मगर जब एक बार उसका पति आता है, बहुत देर तक नहीं आता और बहुत देर से आता है, वो भी मित्रों को लेकर आता है, और उसकी पत्नी ने उसके बिना खाया भी नहीं है और उसको पूछता भी नहीं है कि तुम्हें खाया कि नहीं, और सभी खाना अपने मित्रों और खुद खाकर वो चला जाता है, क्योंकि ये दैनिक क्रिया उसके लिए बन गई है। तब जब पत्नी आहत होती है और अपने अस्तित्व को लेकर सोचती है और जो पीड़ा उसको अनुभव होता है, उसका आलेखन पत्नी कहानी में किया गया है। अब उस क्रांतिकारी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि मेरी पत्नी अंदर ही अंदर इतनी दुखी हुई है कि मैंने उसको खाने का पूछा भी नहीं, क्योंकि वो तो हर रोज़ आता है और खाकर चला जाता है। पहले तो उसे ये नहीं पता है कि मैं हर वक्त खाकर चला जाता हूँ, उसके बाद ही मेरी पत्नी खाती है। वो इतना काम में व्यस्त था कि वो पूछना भी भूल जाता है कि तुमने खाया कि नहीं, क्योंकि वो उसके बाद ही खाती थी, पति के खाने के बाद ही वो खाती थी। तो एक सामान्य स्त्री जो अनपढ़ है, जिसको देश सेवा क्या कहते हैं, क्रांतिकारी क्या कहते हैं, वो भी नहीं पता है, बस उसको पति की सेवा ही करनी है, पति के साथ ही जीवन बिताना है, उस पत्नी की एक सामान्य इच्छा पति नहीं जान पाता। और तब वो जो पीड़ा अनुभव करती है उसका आलेखन वर्तमान युग में किया गया, और इसीलिए यहाँ लिखा है ना कि दिन प्रतिदिन सूक्ष्म और बौद्धिक कहानियाँ होने लगी। तो ये सूक्ष्म कहानियाँ हैं, ये बौद्धिक कहानियाँ हैं। तो एक समाज या परिवार या देश की समस्या को नहीं, मगर एक व्यक्ति के अंतर्मन की समस्या को लेकर कहानियाँ लिखी जाने लगी, और इस प्रकार से कहानी का विकास होता गया। विद्यार्थी मित्रों, बस एक चरण बाकी है जिस पर हम पश्चात वीडियो में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमारे हिंदी कहानी का इतिहास जो है वो पूर्ण होगा। इसके बाद हम वीडियो ध्यान से सुनेंगे और इसी से फिर हिंदी कहानी का इतिहास पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।